नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिड डे एजेंडा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश में नर्मदा सिर्फ एक नदी भर नहीं है, वो जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है, हमारे और आपके आस्था का केंद्र भी है। लेकिन आस्था के इतर इसकी जो दुर्दशा हो रही है, आज बात उस पर हम करेंगे। नर्मदा के छाती को छन्नी करते हुए जो खनन किया जा रहा है वो बेलगाम है और जिसे रोक नहीं पा रहे हैं। दावे जरूर किए जाते हैं कि कार्रवाई हो रही है, एक्शन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये खबरों के जरिए सामने आता है। दरअसल यहां सिर्फ खनन नहीं होता है, बल्कि खनन के अलावा बहुत कुछ हो रहा है। यही वजह है कि मुरैना के अवैध रेत खनन की खबरें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। मुरैना की जो खबर आई उसके ऊपर, क्योंकि अवैध रजिस्ट्रेशन के जरिए ये परिवहन किया जा रहा था रेत का, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकारों को आड़े हाथों लिया है। कई बड़ी बड़ी बातें कहते हुए यह भी कहा कि बेरोजगारी, गरीबी इसके पीछे की मूल वजह है, इसकी जड़ में यही वजह है। अवैध रेत खनन इसीलिए हो रहा है, इस पर रोक लगे, और इसीलिए आज का हमारा विषय है अवैध खनन लगातार सुप्रीम फटकार। सतयुग से बहती आ रही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और लोगों की आस्था का केंद्र कही जाने वाली नर्मदा नदी के अस्तित्व को लेकर इन दिनों बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गर्मी शुरू होने के साथ ही नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में पानी कम हो जाता है और फिर रेत माफिया नदियों से धड़ल्ले से अवैध उत्खनन खनन करने में जुट जाते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि रेत माफिया तो नदी के बीच तक कच्ची सड़क का निर्माण करते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। इधर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकारों को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है। देखिए आनिश 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। खतरे में नर्मदा का अस्तित्व। जबलपुर जिले में बेखौफ हुए रेत माफिया। बरगी के नादिया घाट से पावला घाट तक नर्मदा नदी से हो रहा रेत का अवैध खनन। अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। प्रदेश में एक्शन कब तक? ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, यह तस्वीर है थाना बेलखेड़ा के ग्राम हीरापुर की। रेत का अवैध कारोबार नर्मदा नदी में बने बरगी बांध के नादिया घाट से शुरू हो जाता है और फिर गौर पुलिस चौकी से बढ़ता हुआ यह थाना चरगवां के माल कछार और थाना बेलखेड़ा के पावला घाट तक जाता है, जो कि नरसिंहपुर जिले की सीमा तक है। हाल ही में चंबल में हो रहे अवैध खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचना जरूरी है। वैसे अवैध खनन पर 26 मई मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को बड़े निर्देश दिए। चंबल क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देने को कहा गया। फॉरेस्ट गार्ड्स और फ्रंटलाइन स्टाफ की भर्ती भी करने को कहा। हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने टिप्पणी की, गरीबी और रोजगार की कमी की वजह से लोग अवैध खनन की तरफ जा रहे हैं। अब ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि मालिक, फाइनेंसर और पूरे नेटवर्क पर केस दर्ज होंगे। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। एक तरफ चंबल सेंचुरी में अवैध उत्खनन पर कोर्ट काफी गंभीर है। बावजूद इसके जबलपुर में हो रहे रेत के अवैध कारोबार पर सरकार का शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है। इस पर विपक्ष के नेता सरकार पर तंज कसते दिख रहे हैं। लगातार मां नर्मदा का सीना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छलनी किया जा रहा, नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन सुस्त बैठा है। विगत निविदा के मशीनों के माध्यम से, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, हाई फाई डिवाइस के माध्यम से रेत खनन किया जा रहा, नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा। ये सरकार के नेतृत्व में, सरकार के संरक्षण में किया जा रहा। रेत का उत्खनन हो रहा है और बार बार चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे ग्रामीण अंचल के लोग हों, शिकायत खनिज विभाग को कर रहे हैं, पर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। यह पनडुब्बी यानी हाईफाई डिवाइस को एक बड़ी सी नाव के ऊपर ट्रक का पुराना इंजन रखा जाता है और एक बहुत बड़ा पंप इस इंजन से जोड़ दिया जाता है।
फिर लगभग 6 इंच पाइप नदी के तलहटी तक डाली जाती है, जिससे रेत और पानी को एक साथ खींचा जाता है और फिर नदी के अंदर की बालू निकालकर घाट पर गिराई जाती है। नदी के अंदर से तब तक रेत निकाली जाती है जब तक मिट्टी न आने लगे। इस पूरे मामले पर जब INH के संवाददाता फतेह सिंह ने इन तस्वीरों को जबलपुर के ग्रामीण एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा को दिखाई तो उन्होंने कहा कि पुलिस और खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भी नर्मदा नदी से लगे हुए हमारे थाने हैं उसमें लगातार बनाकर, जिसमें राजस्व, खनिज और पुलिस के अधिकारी रहते हैं, इसमें लगातार इसमें कार्रवाई की जाती रही है। आपने जो हमारे जो बात संज्ञान में लाई है, इसमें तत्काल फिर से टीम का गठन करेंगे और कोई भी व्यक्ति अवैध रेत उत्खनन करते पाया गया और न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध वरन जो इनके मेन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी हम सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों से जिस तरह रेत का अवैध उत्खनन छोटे और बड़े रेत माफिया करने में लगे हैं, उससे आने वाले समय में इन पर एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जरूरत है अब जिम्मेदार इस पर सख्ती के साथ कदम उठाएं ताकि नर्मदा और उसके सहायक नदियों का अस्तित्व बचाया जा सके। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन कब और किस तरह की कार्रवाई है जो वो ये बड़े रेत अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं पर करती है। जबलपुर से INH न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो देखिए, रेत का अवैध उत्खनन कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। कई लोगों की जानें भी गई है, कई लोगों को धमकाया गया और कई तरह की खबरें इसको लेकर आए दिन आते ही रहती है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर फटकार लगाई है, टिप्पणी की है, तो मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय यादव जी, पूर्व विधायक कांग्रेस। जयंत टेम्भरे जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। और विनोद शर्मा जी, जल संरक्षक और पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है विनोद जी आपसे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आप इस मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं, नजदीकी से आपने इन मामलों को देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे देखते हैं, क्या कुछ समाधान निकल पाएगा? देखिए सनी जी, इसमें ऐसा है कि अगर मैं बात करूं क्या हम सिर्फ नर्मदा पर चर्चा करेंगे या अन्य नदियों पर भी बात करेंगे? आज हम बात नर्मदा पर फोकस करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है और बाकी जगहों पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फोकस हमारा नर्मदा पर है। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और नर्मदा नदी अमरकंटक से शुरू होकर भरूच तक जाती है। इसमें कुछ बेल्ट ऐसे हैं जिनमें मेरी टिप्पणी है, चाहे तो आप उसको कोट कर सकते हैं आगे, कि रेत युद्ध के नजारे आपको नजर आएंगे। ऐसा लगता है रेत के लिए कोई युद्ध चल रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट हो, NGT हो या बाकी लोगों ने लगातार इस पे चिंता व्यक्त की है और मुझे लगता है कि नर्मदा पर रेत के लिए जितना संघर्ष हो रहा है, ये सिर्फ रेत का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक धन का पूंजी इकट्ठा करने का संघर्ष है। और जिस तरीके से नर्मदा नदी के रेत उत्खनन में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। हम लोग तो अपनी तरह कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें और समय समय पर सरकारों को भी चेताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो आपने शुरू में इंट्रो में बात कही, उसमें मुझे लगता है कि समन्वय का भी अभाव मुझे नजर आता है। राजस्व विभाग, वन विभाग, साथ में जो पुलिस महकमा है जिनको कानून की जिम्मेदारी है, उनमें थोड़ा समन्वय की कमी है। तो मुझे लगता है कि सत्ता को भी इस तरफ गौर करना चाहिए कि ये नदियां हमारी अपनी हैं, ये पर्यावरण हमारा अपना है। जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि नदियां हमारी है, अभी तक तो हम बात नर्मदा की कर रहे थे, मुख्य नदी की कर रहे थे, लेकिन अब तो संकट इनकी सहायक नदियों पर भी है। बिल्कुल, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। छोटे खिलाड़ियों पर तो कार्रवाई कर ली जाती है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी है वो छूट जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ जयंत टेम्भरे जी भी है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, जरा उनसे समझते हैं। टेम्भरे साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन जो मुख्य किरदार है या जिसका संरक्षण मिल रहा है वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, उनके नाम कभी उजागर नहीं होते। आखिर क्यों नहीं हो पाते, क्या वजह है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये कहना पड़ता है? देखिए सनी साहब, इसमें जो रेत व खनन माफिया है ये बहुत ही बेखौफ है और इन पे काफी
संरक्षण भी इनको दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों का संरक्षण रहता है, क्योंकि ये सीधा सीधा इस अवैध व्यापार से पूंजी की प्राप्ति होती है, तो इस पे बहुत लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। ये रेत माफिया अक्सर आप देख रहे हैं कि जैसे बताया कि नर्मदा नदी के तटों पर, खासकर मंडला से लेके जबलपुर, जबलपुर से लेके बेलखेड़ा से होते हुए जो भी नदी जाती है इधर आपके होशंगाबाद तक, नरसिंहपुर बड़े बड़े पार्ट है यहाँ पे जी। तो बड़े बड़े पार्ट है यहाँ पे, बहुत अधिक उत्खनन की देखी जाती है, और ये इतने बेखौफ है कि इन पर जब कार्रवाई की जाती है तो ये पुलिस महकमा, खनन महकमा और राजस्व महकमे पर वाहन, ट्रक, डंपर चढ़ाकर उनको मारने की भी प्रयास करते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। हमने 2012 में देखा था कि चंबल मुरैना में एक आईपीएस अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार को भी ट्रैक्टर से दबा के मार दिया गया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, तो इनके खिलाफ जो है स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाकर इनके विरुद्ध समय समय पर कड़ी कार्रवाई की जाना उचित होगा। बिल्कुल, यानी कि आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक संरक्षण होता है, दबाव होता है, जिसकी वजह से कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पाती और इसलिए इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपको शामिल करना चाहता हूं। आखिरकार किसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है? क्यों नहीं हम इसको रोक पा रहे हैं? बारंबार इस पर क्यों चिंता जतानी पड़ती है और क्यों ये कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो बड़े खिलाड़ी है उन तक पहुंचना जरूरी है? पंकज जी, आप म्यूट पर है, आपसे निवेदन है उसको अनम्यूट कर लीजिए। सनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बताएं। देखिए सनी जी, हमारा एक ही आह्वान है आजीवन के लिए, नर्मदे हर जिंदगी भर। और जिस पार्टी, सरकार, संगठन का यदि भाव ये हो कि नर्मदे हर जिंदगी भर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के स्तर पर अवैध संरक्षण का विषय उत्पन्न नहीं होता। मैं आपको सनी जी कुछ बिंदु बताऊंगा कि सरकार ने 24/7 सैटेलाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी है। पूरे माइनिंग ट्रैक की जियो टैगिंग की जाती है। एसपी और कलेक्टर्स की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी, ज्वाइंट टीम है। इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की कंबाइंड टीम गश्त करती है, रेगुलर कार्रवाई करते हैं, वाहन राजसात करते हैं। जिला स्तरीय माइनिंग की टास्क फोर्स बनी हुई है और वाहन, उपकरण जो भी हो तत्काल राजसात करते हैं, भारी जुर्माना लगाते हैं। और इस सबके साथ साथ पूरे जिले में जिस जिले का विषय, उस जिले के कलेक्टर, एसपी की पूरी जिम्मेदारी, उसमें कोई हिला वाली कोताही का विषय नहीं है। इसके अलावा विशेष गश्त अभियान समय समय पर चलाते हैं, स्पेशल ड्रोन से निगरानी करते हैं। और इस सब के बाद यदि कहीं किसी प्रकार का अवैध खनन है तो मैं आपके आईएनएच को पहले साधुवाद देता हूं कि आपने पर्यावरण के और आस्था के जुड़े विषय को आपने इंगित किया और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पिछले 5 महीने में सरकार ने मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे चंबल की बात करें या महाकौशल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, इन क्षेत्रों में जहां अच्छी हमारे यहाँ नदी संपदा संपन्न है, वहां 300 से अधिक कार्रवाई करी सरकार ने। तो हम कहीं सनी जी कार्रवाई करने में पीछे नहीं है। और जैसा विनोद जी या जयंत जी जैसे विद्वान लोगों से चर्चा करके जो सुझाव सामने आते हैं, हम निश्चित तौर पर अपनी कार्रवाई को और बेहतर करें, क्योंकि हम दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि मां नर्मदा हम सबके लिए जीवनदायिनी, पूजनीय, आदरणीय है और कहा जाता है कि मां गंगा में स्नान करना। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, वो भी हमारी नर्मदा से जुड़ी हुई है। बावजूद इसके हम इसको इस तरह से कैसे, ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है, इसको अलाउ कर सकते हैं, ये गंभीर सवाल है। और जयंत टेमरे जी को भी आपने सुना है, वो ये कह रहे थे, आपने ध्यान से सुना होगा कि किस तरह से एक नेक्सस बना हुआ है। कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो सफेद पोस्ट लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक्शन नहीं होता, उनके नाम उजागर नहीं होता। और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने ये जो बात कही है, ये जो टिप्पणियां की है, ये क्यों की है, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूं। मुरैना में बिना नंबर, बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन से अवैध रेत की ढुलाई हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट इसकी आई और जिसको संज्ञान में कोर्ट ने लिया और इस पर यह टिप्पणियां की गई है और टिप्पणियां भी बहुत गंभीर की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है और इसीलिए रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जी पंकज जी। देखिए सनी जी, हम सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का और हर निर्देश का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं में से एक है।
और आपको ये हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर यदि हम आदरणीय मोहन यादव जी की बात करें, मुख्यमंत्री जी की, तो उनके सरकार संभालने के बाद मध्य प्रदेश में हमने दोनों दिशाओं पर काम किया, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए कि रोजगार नहीं स्वरोजगार, क्योंकि मध्य प्रदेश का नौजवान अब नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के प्रयास किए, और जिसके लाभ ये कि मध्य प्रदेश में 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश, 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश इस मध्य प्रदेश में आया, जैसा विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हजारों लाखों रोजगार के अवसर सृजित हुए। तो ये जो पीड़ा रोजगार की समस्या है, ये हमारे संजय भैया की जो पार्टी थी, जिनको 60-70 साल सेवा, चलिए आऊंगा मैं इस पॉइंट पर आऊंगा मैं, चलिए, लेकिन मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए और भी पॉइंट है पंकज जी, वापस आऊंगा तो मैं इसी पे बात करूंगा। दुरुस्त कर रहे। ठीक है, ये पहला राउंड है, हम दूसरे राउंड पे इस पर और डिटेल में बात करेंगे। संजय यादव जी जुड़े हुए, पूर्व विधायक कांग्रेस, जरा उनसे भी समझते हैं। संजय जी, इतना सब कुछ ठीक वो बता रहे हैं, तो फिर अवैध उत्खनन को लेकर विपक्ष क्यों चिंता कर रहा है? सब कुछ तो चंगा लग रहा है उनके हिसाब से। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं आपके रिपोर्टर फतेह सिंह जी को, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जहां खौफ रहता है, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के माध्यम से ही अवैध उत्खनन संभव है। संजय जी, मेरा आपसे निवेदन है, संजय जी, भाषा की मर्यादा, गरिमा बनाए रखिए। ये तय आप और हम नहीं करेंगे कि कौन गुंडा है, कौन बदमाश है। ये काम कोर्ट का है, कानून का है, उसके हवाले कर दीजिए। मुझे लगता है कि सम्मान बेहद जरूरी है एक दूसरे का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी ठीक बात, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो पंकज जी को जानकारी का अभाव है। जो गवर्नमेंट रेत का ठेका करती है, वो रेत का ठेका जो नदी के ऊपर रहती है उसका होना चाहिए। आज जबलपुर में किसी भी घाटों में, किसी भी नर्मदा के घाटों में रेत नदी के ऊपर नहीं पड़ी। आप नर्मदा जी का ठेका करते हो, नर्मदा जी को बेचने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अगर मॉनिटरिंग करते तो उसका एरिया दिया जाता है कि इतने रेत में इतने घनमीटर रेत पड़ी है। क्या आज तक इन्होंने रेत का नाप किया है कि कितने घनमीटर का जो टेंडर होता है, निविदा जारी होती है, वो घनमीटर के हिसाब से होती? पहली बात। दूसरी बात, जबलपुर में विगत 6 महीने से किसी ने ठेका नहीं लिया, क्योंकि सबको मालूम है कि पानी के अंदर से रेत निकाली जाती है। नर्मदा नदी में कोई भी मशीनी उपकरण प्रतिबंधित है। ठेके की शर्तों में यह शर्त लिखी जाती है कि कोई भी मशीन स्थानीय मजदूरों के द्वारा रेत भरेंगे, वो रेत भरेंगे जो नदी के ऊपर है। लेकिन क्या किसी ने जांच की क्या नदी के ऊपर रेत है? आज नर्मदा से बिगड़ सत्ता के संरक्षण में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कैमरा लगाए, पंकज जी बोल रहे थे, कैमरा सड़क पर लगाए। घाट पे ना कोई ड्रोन जाता है जिस घाट से रेत निकलती है, न कोई कैमरा है, और आप उस नाके पर लाके रॉयल्टी, अगर जबलपुर से रेत चोरी कर रहे हैं तो रॉयल्टी आप नरसिंहपुर और बालाघाट की भी ले सकते हो, जहां का ठेका वहां की ले सकते हो। तो वो चोरी में नहीं कहलाएगा, उसका कैमरे में रॉयल्टी दिखाई जाएगी। इसलिए बिगड़ सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों को ऊपर, लेकिन संजय जी बीच में रोकूंगा माफी के साथ आपको मैं, लेकिन ये उजागर विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है कि कौन वो सफेद पोस्ट लोग हैं? लोगों को बहुत समय दिया, बिल्कुल पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको, बोलिए। हाँ, हम तो देते हैं ना, लेके ये कौन तय करेगा? ये तो सत्ता के लोग, कानून तय करेगा ना। कानून जब नाम ही नहीं देंगे ये लोग, चाहे कलेक्टर को मैंने बोला, स्थानीय पंचायत सचिव, स्थानीय तहसीलदार, स्थानीय थाना प्रभारी, आज तक रंगे हाथों मशीनें नहीं पकड़ी जाती। क्यों? क्योंकि अगर कोई ने शिकायत की कि हाँ मशीन लगी है, नाव लगी है, 200 लगी है, पहले पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है माफिया को। माफिया निकालने वाला नहीं है, जो काम एक करवा रहा है, जिसके संरक्षण में करवा रहा है, जो आप पहले बात बोल रहे थे। क्योंकि बिगड़ सत्ता के संरक्षण में संभव नहीं है कि एक सवाल तो वही पूछ रहा हूं आपसे संजय जी, उजागर क्यों नहीं करते उनके नाम? निकाल सके, उजागर क्यों नहीं करते उनके नाम? आगे आप क्या करने जा रहे हैं? कैसे मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं। माननीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के नरसिंहपुर में बिगड़ मंत्री के संरक्षण में हो सकता है, जबलपुर में बिगड़ मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो सकता है। स्पष्ट रूप से नर्मदा का सीना छलनी करने में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पूरी सरकार का हाथ है।
बिल्कुल पूरा सरकार स्पष्ट रूप से संजय जी सबूत के साथ बात करेंगे तो बेहतर होगा। संजय जी सबूतों के साथ अगर जनता के बीच जाएंगे। शिवराज जी उसके खिलाफ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में नर्मदा जी का उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, संक्षिप्त में पंकज जी आपको बिल्कुल नहीं मालूम जानकारी। मैं नर्मदा किनारे का रहने वाला हूँ भैया, मुझे मालूम है। संजय जी सुन लीजिए संजय जी थोड़ा धैर्य रखिए। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं। सुन लीजिए संजय जी थोड़ा धैर्य रखिए। पंकज जी आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। संजय भाई बहुत विनयपूर्वक चुनौती दे रहा हूँ आपको, एक प्रमाण लेकर आओ। संजय जी आपकी आवाज नहीं जा रही है सर, आपकी बारी हो चुकी है सर। पंकज जी संक्षिप्त में। कोई राजनीति नहीं, आपको विनयपूर्वक चुनौती दे रहा हूँ, एक प्रमाण लेकर आओ संजय जी। संजय जी प्रमाण हो तो लेकर आओ, मैं बात करूंगा आपके साथ। कुल मिलाकर प्रमाण की बात आ जाती है, आपके पास एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बात आती है, लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, इसलिए दोनों के माफी मांगूंगा। मैं दोनों से ही माफी चाहूंगा, आपसे भी संजय जी और साथ साथ पंकज जी आपसे भी। समय मुझे रोक रहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से हम नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं और उसको जीवन दायिनी मानते हैं, मोक्ष दायिनी मानते हैं, उसके साथ हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी छल रहे हैं कि हम आखिर जो कर रहे हैं क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। हमारी जो आस्था है उस पर भी ये सवाल खड़े करता है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी और पारिस्थितिक तंत्र जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, बेरोजगारी गरीबी को लेकर जो चिंता जताई है, ये विषय बेहद गंभीर है। 25,30,000 लोग बेरोजगार रजिस्टर्ड है। पंकज जी इस पर मुझे सवाल आपसे लेना था, समय मुझे रोक रहा है। और लगभग 1.5 लाख बीपीएल कार्ड धारी है पंजीकृत, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ऐसे में इस दिशा में भी सोचना होगा ताकि ये जो रेत का अवैध उत्खनन का एक चक्कर चल रहा है, साइकिल चल रहा है, इसके ये जो पहलू है इसका भी समाधान निकालना होगा, तो ही जाकर हम पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र को सही मायने में सुरक्षित रख पाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।